नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश ITI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की नेक्स्ट क्लास से आपकी DC जनित्र सेकेंड ईयर वालों के लिए एग्ज़ाम को देखते हुए स्पेशल क्लासेज। तो आज की क्लास है आपकी DC जनित्र का जो पार्ट के अंदर अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कम्यूटेटर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, उसकी बॉडी क्या होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, इनका अध्ययन किया था अपन ने। अब इसी क्लास को मैं आगे और बढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए DC जनित्र DC जनित्र यानी डायरेक्ट करंट। DC का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, और जनित्र यानी डायरेक्ट करंट पैदा करने वाला या उत्पन्न करने वाला, ये क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है। अब अपन ने DC जनित्र का जो पिछला भाग देखा था, पिछला भाग था आपका आर्मेचर। क्या? आर्मेचर। उस आर्मेचर की अपन ने संरचना भी देखी थी। संरचना कैसी थी? बेलनाकार। आर्मेचर की संरचना होती है बेलनाकार, और उस आर्मेचर पर स्लॉट कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? स्लॉट। उन स्लॉटों में वाइंडिंग की जाती है, और उस वाइंडिंग का संयोजन आगे कम्यूटेटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? कम्यूटेटर से किया जाता है। अब कम्यूटेटर किसका बना होता है? कम्यूटेटर बना होता है कठोर कर्षित तांबे का। किसका बना होता है? कठोर कर्षित तांबे का। और कठोर कर्षित तांबे के सेगमेंट से बना होता है। किससे बना होता है? सेगमेंट से बना होता है। इन सेगमेंटों के मध्य एक गैप रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गैप रखा जाता है। ये गैप क्यों रखा जाता है? शॉर्ट सर्किट होने से रोकने के लिए इनके मध्य अभ्रक या माइका भरी जाती है। क्या भरी जाती है? अभ्रक या माइका। और अभ्रक या माइका भरी जाती है। तो अब कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? आर्मेचर के अंदर उत्पन्न ऐसी प्रकार का विद्युत वाहक बल। क्या? आर्मेचर के अंदर उत्पन्न ऐसी प्रकार का विद्युत वाहक बल को DC प्रकार के विद्युत वाहक बल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल में कन्वर्ट करता है या बदलता है। तो इसका मतलब, इसका नाम हो गया दिक् परिवर्तक। क्या? दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर का अन्य क्या नाम है? दिक् परिवर्तक, यानी धारा को बदलने वाला, AC को DC में चेंज करने वाला क्या कहलाता है? दिक् परिवर्तक। और इसका आकार कैसा होता है? वर्ताकार। कैसा होता है? वर्ताकार। अब साहब कम्यूटेटर का कार्य तो कम्यूटेटर ने कर दिया, AC को DC में चेंज कर दिया। अब DC अब आपका जनित्र है। क्या है? जनित्र। अब जनित्र के अंदर जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, उसको बाह्य आउटपुट में किस तरह पहुंचाया जाता है? आगे किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? कम्यूटेटर तक तो आपका विद्युत वाहक बल आ गया, यानी कि AC में चेंज हुआ, DC बना दिया कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर को बाह्य परिपथ, कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वह है ब्रश। क्या? ब्रश। क्या? ब्रश। तो देखिए ब्रश क्या होते हैं। ब्रश या ब्रश। ब्रश को कहाँ लगाया जाता है? ब्रश होल्डर में। ब्रश होल्डर के अंदर लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? ब्रश होल्डर में। ब्रश होल्डर किस धातु का बना होता है? धातु पीतल। किसका बना होता है? पीतल। ब्रश होल्डर किस धातु का बनाया जाता है? पीतल का बनाया जाता है। और ब्रश का कार्य क्या होता है? ब्रश का कार्य क्या होता है कि कम्यूटेटर से प्राप्त DC प्रकार के विद्युत वाहक बल को बाह्य परिपथ
बाह्य परिपथ तक प्रदान करने का, यानी कि कम्यूटेटर से जुड़ा होता है ब्रूस। क्या कम्यूटेटर से जुड़ा होता है ब्रूस? अभी तक आपको आगे डिटेल में समझेंगे क्या चीज़ है, कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य नहीं करता है, और किस धातु का बनाया जाता है, किस मेटल का बनाया जाता है। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जनित्र के अंदर जो आपका ब्रूस का जो भाग है वो क्या होता है, यानी कि जनित्र के अंदर जो ब्रूस होता है उस ब्रूस का कार्य क्या होता है। ब्रूस का कार्य होता है कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी प्रकार के विद्युत वाहक बल को बाह्य परिपथ तक प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ब्रूस। ब्रूस को कहाँ स्थापित किया जाता है? ब्रूस होल्डर के अंदर। कहाँ स्थापित किया जाता है? ब्रूस होल्डर के अंदर। किसके अंदर? ब्रूस होल्डर के अंदर। ब्रूस होल्डर किस धातु के बनाए जाते हैं? पीतल के। किस धातु के बनाए जाते हैं? पीतल के। आइए आगे और देखते हैं अपन। अब साहब आपकी मशीन जिस तरह मैंने उसकी बॉडी की जो धातु बताई थी दो प्रकार की, एक तो होती है मशीन की बॉडी दो प्रकार की धातुओं से मिलकर बनती है, एक तो कास्ट आयरन और एक होती है कास्ट स्टील। तो इसी तरह मैंने बताया था आपको, यदि मशीन कम क्षमता की है, क्या मशीन कम क्षमता की है, तो मशीन की बॉडी किस धातु से बनाई जाती है? कास्ट आयरन से। किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन से। इसी प्रकार यदि आपकी मशीन ज़्यादा क्षमता की है, यदि आपकी मशीन ज़्यादा क्षमता की है तो किस धातु से बनाई जाती है? कास्ट स्टील से। उसी प्रकार जो आपके मशीन के अंदर जो ब्रूस प्रयोग किए जाते हैं वो ब्रूस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्बन का, एक तो होगा कार्बन का। किसका? कार्बन। एक तो होता है कार्बन का। ब्रूस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कार्बन का, दूसरा होता है कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का। कॉपर का कैसे? कार्बन, प्योर कॉपर का नहीं, कार्बन प्लस कॉपर। डीसी जनित्र के अंदर प्रयुक्त होने वाले ब्रूस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बन का, दूसरा होता है कार्बन प्लस कॉपर का। कार्बन का उपयोग कम क्षमता वाली मशीन में किया जाता है, कम क्षमता वाली मशीन में किया जाता है, जबकि उच्च क्षमता या ज़्यादा क्षमता, उच्च क्षमता वाली मशीन के अंदर कार्बन प्लस कॉपर से मिश्रित ब्रूस प्रयोग किए जाते हैं। उच्च क्षमता वाली मशीन के अंदर कार्बन प्लस कॉपर के ब्रूस प्रयोग किए जाते हैं, जबकि कम क्षमता वाली मशीन के अंदर केवल कार्बन के ब्रूस प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन एक अचालक पदार्थ होता है। क्या होता है? अचालक पदार्थ होता है। कार्बन क्या होता है? एक अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ। कार्बन क्या होता है? एक अचालक पदार्थ होता है। क्या होता है? अचालक पदार्थ होता है, और इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। कार्बन का तापमान बढ़ने पर, क्वेश्चन आता है कई बार, कार्बन का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। कार्बन क्या है? यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ है। क्या है? यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ हैं, और अर्धचालक पदार्थों के अंदर तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध तो कम होता है, और चालकता
बढ़ती है। कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ होता है, कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ होता है और इसका तापमान बढ़ने पर, क्या तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध तो कम होता है और चालकता बढ़ती है। समझ में आया कुछ? यानी कि कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ होता है, यदि इसको गर्म किया जाए तो इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाए गर्म करके, तो प्रतिरोध का मान तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। और उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। कार्बन जो ब्रूस होते हैं उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 एम्पियर। कार्बन ब्रूस की विद्युत धारा वहन क्षमता, कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 एम्पियर। 4 से 6 एम्पियर कितनी होती है? 4 से 6 एम्पियर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 एम्पियर प्रति सेंटीग्रेड स्क्वायर। कितनी होती है? 4 से 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होती है? प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका ब्रूस है, ब्रूस कार्बन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर भी पहुंचा है और एक बेसिक नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको कार्बन ब्रूस से रिलेटेड। क्या? कार्बन ब्रूस से रिलेटेड। कई बार एग्जाम के अंदर या कोई भी आपसे बेसिक नॉलेज पूछता है कि कम्यूटेटर पर जो आपने ब्रूस प्रयोग किए जाए, स्पेशल कार्बन के क्यों प्रयोग किए गए? अन्य किसी धातु के भी कर सकते हैं, अन्य किसी धातु के भी कर सकते हैं। लेकिन अपन इस तरह देखते हैं कि खुद नुकसान में हो जाए लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा कर्म यही बोलता है कि स्वयं नुकसान में चले जाए लेकिन अपने वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो आपका कम्यूटेटर होता है, क्या कम्यूटेटर होता है? कम्यूटेटर को स्पर्श करता है कार्बन ब्रूस। कौन करता है? कार्बन ब्रूस। कार्बन एक ऐसा अचालक पदार्थ होता है, ये लचीला एवं मुलायम होता है। क्या होता है? लचीला एवं मुलायम। ये स्वयं घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है अपना कि स्वयं का दिल दुख जाए लेकिन अपनी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे। तो इसी प्रकार जो आपका कम्यूटेटर होता है, क्या होता है? कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर पर क्या होता है? सेगमेंट्स कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? सेगमेंट्स। इन सेगमेंटों के मध्य अभ्रक या माइका भरी होती है। क्या भरी होती है? अभ्रक या माइका। अभ्रक या माइका भरी होती है और सेगमेंट्स 1, S1, S2 इसी तरह क्रम में चलते हैं। अब साहब इसके दोनों ओर ब्रूस होल्डर होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं? पीतल के। इन पीतल के ब्रूस होल्डर के मध्य कार्बन ब्रूस को स्थापित किया जाता है इस तरह, और आगे संयोजन होता है दोनों साइडों में। समझ में आया यहाँ? यानी कि जो आपका कम्यूटेटर होता है उस कम्यूटेटर के साथ में स्पर्श करता हुआ, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, केवल स्पर्श करता हुआ ये स्थापित होते हैं। एक जगह स्थिर कौन होगा? कार्बन ब्रूस होंगे। घूमेगा कौन? केवल कम्यूटेटर।
घूमेगा कौन? केवल कम्यूटेटर। कार्बन ब्रूस अपनी जगह स्थिर है ब्रूस होल्डर के मध्य। ब्रूस होल्डर के मध्य कार्बन के जो ब्रूस है वह एक जगह स्थापित होते हैं, जबकि घूमने वाला भाग क्या है यहाँ पर? कम्यूटेटर। अब इस कम्यूटेटर और कार्बन ब्रूस का संयोजन आपस में क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है। तो कार्बन एक लचीला पदार्थ होता है। क्या होता है? लचीला पदार्थ होता है, और इसको अपन जिस आकृति में प्रदान करें वही आकृति ग्रहण कर देता है। क्या? जिस आकृति में आप डालोगे उसी तरह उसकी आकृति हो जाएगी। इसीलिए कार्बन का चॉइस किया जाता है। और कार्बन एक स्वयं घिस जाएगा, लेकिन कम्यूटेटर नहीं घिसेगा। कम्यूटेटर नहीं घिसेगा। यदि आप कार्बन की जगह अन्य पदार्थ लेते हैं, क्या? अन्य पदार्थ लेते हैं हार्ड, कठोर, वो क्या करेंगे? खुद तो घिसेंगे भी सही, लेकिन साथ में कम्यूटेटर को चोट भी देंगे, और कम्यूटेटर पर क्या हो जाएंगे? गड्ढे हो जाएंगे, यानी छाले पड़ जाएंगे, छल्ले पड़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? यह आपका ब्रूस है स्पर्श करता हुआ नहीं चलेगा, हवा में कूदता हुआ, उछलता हुआ, जैसे रोड पर गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ी का टायर उछलता है, गाड़ी उछलती है। इसी प्रकार आपके कार्बन ब्रूस भी बार बार उछलेंगे, स्पार्किंग होगी। क्या होगी? स्पार्किंग होगी, मशीन के अंदर हीट होगी और मशीन को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए कार्बन का चॉइस किया जाता है। किसका? कार्बन का। और कार्बन एक ऐसी पदार्थ है, अचालक पदार्थ, ये जितना घिसेगा उतना गर्म भी होगा। कोई भी चीज़ निरंतर घिसती रहेगी, निरंतर स्पर्श करती रहेगी, उतनी ही गर्म होगी, उतनी गर्म होगी। तो कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। एक खूबी है इसकी कि जितना आप जलेगा उतना ही। तो इसी प्रकार जितना गर्म करोगे इसको, उसका रेजिस्टेंस कम होगा और धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करेगा, कोई रुकावट बाधा उत्पन्न नहीं करेगा ये। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठाते अपन कि यानी कि जो आपका कार्बन ब्रूस है, अब कार्बन ब्रूस को साफ ब्रश होल्डर के अंदर तो स्थापित कर दिया आपने, लेकिन उस पर कुछ दबाव तो होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका निरंतर कम्यूटेटर घूमेगा और एक जगह स्थायी रहेंगे। अपन ऐसा तो संभव है नहीं कि एकदम से इनको फिक्स कर दिया जाए नट बोल्टों की सहायता से, ऐसा असंभव है। क्या? असंभव है। थोड़ा बहुत इसमें मतलब कि ऐसा स्प्रिंग नुमा होना चाहिए कि प्रेशर भी लगा रहे। अगर मान लो कोई चीज़ घिसती है तो उसके कण भी आते हैं बीच में। अगर मान लो नट बोल्टों की सहायता से कसा हुआ होता है, अगर मान लो इसके बीच में धूल मिट्टी के कण आ जाए तो रगड़ की मारी एकदम प्रेशर से टूट सकता है, नुकसान होगा यहाँ पर। उस नुकसान से बचाने के लिए ब्रश होल्डर के साथ में एक स्प्रिंग का यूज किया जाता है। किसका? स्प्रिंग का यूज किया जाता है। कार्बन ब्रूस स्प्रिंग ब्रश के दबाव को बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग प्रयोग किए जाती हैं, और उस स्प्रिंग का दबाव कितना होता है? 0.1 से 0.25 kg प्रति सेंटीमीटर। क्या होता है? kg प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनता है, कार्बन ब्रूस के दबाव के लिए प्रयुक्त होने वाली स्प्रिंग का दबाव कितना होता है? प्रयुक्त होने वाली स्प्रिंग का दबाव होता है 0.1 से 0.25 kg प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि
कार्बन ब्रश पर स्प्रिंग का दबाव होता है, स्प्रिंग का दबाव होता है 0.1 से 0.25 kg सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि आपका समझ में आया होगा अच्छी तरह, और मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा शानदार ट्रिक के साथ आपको समझाया जा रहा है और समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ से कुछ थोड़ा और मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो यानी कि जो जनित्र होता है, क्या जनित्र, जनित्र के अंदर जो आपका आर्मेचर है, क्या है आर्मेचर, आर्मेचर किसका कार्य कर रहा है, चालक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, चालक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, चालक का। उस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसको किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। एक तो होती है मोटर, एक होता है जनित्र। एक तो होती है मोटर, एक होता है जनित्र। मोटर को एम के द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एम के द्वारा। और एक होते हैं आपका जनित्र, जनित्र को दर्शाया जाता है जी के द्वारा। किसके द्वारा, जी के द्वारा। मोटर जनरेटर यानी एम जी सेट। अब इनको स्थापित भी कैसे किया जाता है, स्थापित भी कैसे किया जाता है, लेफ्ट राइट के हिसाब से। किसके हिसाब से, लेफ्ट राइट के हिसाब से। एम जी सेट को स्थापित किया जाता है लेफ्ट राइट के हिसाब से। तो यहाँ साहब नियम भी आपका लेफ्ट राइट ही लगेगा। क्या लगेगा, नियम भी आपका लेफ्ट राइट ही लगेगा। यानी आर्मेचर के अंदर बनने वाला विद्युत वाहक बल किस नियम पर आधारित है, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। साहब लेफ्ट को बोलते हैं बायां और राइट को बोलते हैं दायां। हिंदी वर्ड है लेफ्ट और राइट, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड का हिंदी वर्ड है लेफ्ट और राइट, सॉरी बायां और दायां। तो एमजी सेट मोटर और जनित्र, मोटर के अंदर फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम कहाँ में लेते हैं, कौन सा नियम, बायां हस्त नियम। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जनित्र के आर्मेचर में बनने वाला विद्युत वाहक बल किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन देगा आपको फेराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, दूसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के दायां नियम पर, फ्लेमिंग के बायां नियम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनित्र का पूछ रहा है आपसे, तो जनित्र का जी से आर यानी राइट, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। अब यदि आपसे मोटर का पूछे तो मोटर का हो गया बायां हस्त नियम। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे, एक तो दायां हस्त नियम, एक दिया था बायां हस्त नियम। एक तो बायां हस्त नियम, दूसरा दिया दायां हस्त नियम। दायां हस्त नियम कहाँ लागू किया जाता है, जनित्र के। कहाँ लागू किया जाता है, जनित्र के। अब दायां हस्त नियम में आपका दायां हस्त नियम क्या कहलाता है, दायां यानी राइट हाथ। फ्लेमिंग ने बोला कि दाएं हस्त को इस प्रकार फैलाया जाए कि, किस प्रकार, इस प्रकार फैलाया जाए कि उसका अंगूठा किसको दर्शाए, चालक की दिशा को। किसको दर्शाए, चालक की दिशा को। और प्रथम उंगली प्लक्स की दिशा को दर्शाती है, किसको, प्लक्स की दिशा को। और मध्यम उंगली दर्शाती है विद्युत वाहक बल को, किसको दर्शाती है, आपका जो नियम है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। दायां हस्त नियम के अंदर जो आपका दायां हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि जो आपका अंगूठा होता है, क्या होता है, अंगूठा होता है। अंगूठा क्या दर्शाता है, चालक की दिशा। क्या दर्शाता है, चालक की दिशा। क्या दर्शाता है, चालक की दिशा। और आपकी जो प्रथम उंगली है, क्या
प्रथम उंगली क्या दर्शा रही है आपको, फ्लक्स की दिशा। क्या दर्शा रही है, फ्लक्स की दिशा। और मध्यम उंगली दर्शा रही है आपकी, मध्यम उंगली दर्शा रही है विद्युत वाहक बल की दिशा। तो लिख ही देता हूँ एक बार, अच्छी तरह समझ में आएगा आपका, मैं आशा करता हूँ। तो देखिए, फ्लेमिंग का दायां नियम। जनित्र के अंदर विद्युत वाहक बल किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जनित्र के अंदर विद्युत वाहक बल किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं अस्त नियम से। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं अस्त नियम से। डीसी जनित्र के अंदर विद्युत वाहक बल किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं अस्त के नियम के अनुसार। तो दाएं अस्त के अंदर जो आपका तीन चीज़ों की, एक तो अंगूठा, दूसरी प्रथम उंगली, तीसरा मध्यम उंगली। समझ में आ रहा आपको। इस तरह से पहला अंगूठा, चालक की दिशा। क्या, चालक का दिशा। ये यानी कि चालक किस दिशा में घूम रहा है आपका। प्रथम उंगली आपकी फ्लक्स की दिशा, फ्लक्स किस दिशा में गतिमान हो रहा है, फ्लक्स किस दिशा में गतिमान हो रहा है। और आपकी मध्यम उंगली है, उसका विद्युत वाहक बल किस दिशा में बह रहा है। तो यानी कि अंगूठा किसको दर्शाता है, अंगूठा किसको दर्शाता है, चालक के घूमने की दिशा। यानी चालक की किस दिशा में घूम रहा है, चालक की गति। अंगूठा क्या दर्शाता है, चालक की गति। प्रथम अंगुली क्या दर्शाती है, फ्लक्स की दिशा, फ्लक्स की दिशा। और मध्यम अंगुली क्या दर्शाती है, मध्यम उंगली दर्शाती है आपकी विद्युत वाहक बल की दिशा। विद्युत वाहक बल की दिशा। तीनों चीज समझ में आएगी। अंगूठा दर्शाता है चालक की गति, प्रथम उंगली दर्शाती है फ्लक्स की दिशा, और मध्यम उंगली दर्शाती है आपकी विद्युत वाहक बल की दिशा। अब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, विद्युत वाहक बल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ईबी के द्वारा। किसके द्वारा, ईबी के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि ईबी बराबर फाई जेड एन अपॉन में 60 इंटू पी अपॉन में ए। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ईबी बराबर फाई जेड इंटू एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन में ए। अब यहाँ पर किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि पी और ए क्या चीज़ है। यहाँ पर फाई क्या है, यहाँ पर जेड क्या है, यहाँ पर एन क्या है। यहाँ पर तो आपका फाई होता है फ्लक्स, क्या होता है, फ्लक्स। और जेड होता है आपका, जेड होता है यहाँ पर चालक, क्या होता है, चालक। और एन होती है यहाँ पर गुणन गति, क्या,
घूर्णन गति। क्या होती है? घूर्णन गति। P यहाँ पर होता है पोल। क्या होता है? पोल। पोल मैंने जनित्र के अंदर कम से कम 2 पोल बताए थे और अधिकतम से अधिकतम 8 पोल बताया था। इसी प्रकार ये यहाँ पर क्या है? समांतर पथ। समांतर पथों की संख्या। यही समांतर पथ क्या होते हैं देखते हैं अपन। जो आपका अब इससे रिलेटेड क्या होता है कि जो आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर में कितनी वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है जनित्र के अंदर, कौन कौन सी नहीं की जाती है। ये विद्युत वाहक बल पर या मशीन की क्षमता या जनित्र की क्षमता पर व्यक्त किया जाता है। तो आइए देखते हैं अपन जनित्र के अंदर जो आपका आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर। जनित्र का जो आपका आर्मेचर होता है, क्या होता है? आर्मेचर। डीसी जनित्र का आर्मेचर पर दो प्रकार की वाइंडिंग, 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। कितने प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक होती है आपकी लेप वाइंडिंग, एक होती है आपकी लेप वाइंडिंग। एक होती है आपकी लेप वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग। दूसरी होती है आपकी वेव वाइंडिंग। आर्मेचर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक तो की जाती है आपकी लेप वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग क्यों की जाती है? यह मशीन की क्षमता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मशीन की क्षमता। यानी आपकी मशीन कम वोल्टेज और कम क्षमता। लेप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टेज और कम क्षमता वाली मशीनों के अंदर लेप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और लेप वाइंडिंग के अंदर पोलों की संख्या A बराबर P होती है। यानी आपका आर्मेचर है, आर्मेचर तो पर 2 प्रकार की वाइंडिंग, एक तो लेप वाइंडिंग, दूसरी वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग कहाँ की जाती है? आपकी मशीन कम क्षमता की होना चाहिए। अब यदि आप कम क्षमता की बना रहे हैं तो आर्मेचर पर लेप वाइंडिंग करेंगे। लेप वाइंडिंग क्यों की जाती है? क्योंकि आपकी मशीन कम क्षमता की है तो कम वोल्टेज देगी। कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पोलों की संख्या समांतर पथों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या? समांतर पथों की संख्या पर निर्भर करती है। उसी प्रकार आपकी अगली वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग को कहाँ किया जाता है? उच्च क्षमता की मशीन के लिए। उच्च क्षमता और कम धारा। वेव वाइंडिंग का उपयोग उच्च क्षमता व कम धारा के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अंदर पोलों की संख्या P बराबर 2 रखी जाती है। A बराबर 2। क्या? A बराबर 2 रखी जाती है, यानी समांतर पथों की संख्या कितनी रखी जाती है? 2। तो आपके आर्मेचर पर 2 प्रकार की वाइंडिंग और जिस वाइंडिंग में बनने वाला विद्युत वाहक बल किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है? आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि किस नियम के द्वारा? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा। किस नियम के द्वारा? फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के द्वारा।
अब आपके आर्मेचर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है साहब, ई बी बराबर 5Zn अपॉन 60 इंटू पी अपॉन में ए। यहाँ पर ई बी यानी विद्युत वाहक बल, फाई यानी फ्लक्स, जेड यानी चालक, एन यानी घूर्णन गति और पी बराबर पोल, ए बराबर समांतर पथों की संख्या। और आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का प्यार स्नेह इस तरह ही बनाए रख रहे। धन्यवाद।